दोस्तों स्वागत है आप लोगों का लर्न विद आदर्श के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज़ लेके आया हूं। बिहार पुलिस के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स चलाने वाला हूं और इस क्रैश कोर्स में अपन लोग पूरा पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री आप लोगों को आज से चालू भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे और ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद बिहार स्पेशल, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट बिहार पुलिस में जीएस के पोर्शन से पूछे जाते हैं सारे चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम हिस्ट्री में बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हीरो बना के छोड़ेंगे। आप लोग बस पूरा लेक्चर देखिएगा और ये आपको कुल मिला के 10 से 15 लेक्चर आपको हिस्ट्री में मिलेगा। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपको हिस्ट्री में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब एक दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो कि किसी से नहीं बनते हैं और अटपटा सा रहता है, तो उस क्वेश्चन का मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन आप 95% क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करके आएंगे अगर आप हिस्ट्री पूरा देखते हैं। और यहाँ पे आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे चीज़ का आपको एग्जाम से पहले कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में अपन लोग शुरुआत करने वाले हैं प्राचीन भारत से और प्राचीन इतिहास से अपन लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्राचीन भारत में स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। और बैकग्राउंड देखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड लिखा हूँ, उस वर्ड को आप लोग समझिएगा अच्छे से, तभी आप लोग पूरे हिस्ट्री को आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है हीरोडोटस। तो हीरोडोटस में मैंने यहाँ 3 चीज़ लिखा है। पहले तो हीरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है और हीरोडोटस एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम होता है हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका हीरोडोटस का पहला बुक था और हीरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हीरोडोटस। और हीरोडोटस एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम रहता है हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में वो मेंशन क्या करते हैं, हकमनी एम्पायर के बारे में, यानी कि हकमनी साम्राज्य के बारे में। और उसके बारे में वो हीरोडोटस में लिखते हैं डेरियस प्रथम जो था वो काफ़ी महान शासक था। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि हिस्ट्री का जो पहला बुक जो लिखा गया था वो हिस्टोरिका लिखा गया था और हीरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। और इसी बुक की वजह से हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और हीरोडोटस में एक चीज मेंशन किया गया था, हकमनी एम्पायर। और हकमनी एम्पायर में हीरोडोटस का कहना क्या था कि डेरियस प्रथम जो था वो एक महान शासक था। अब अपन लोग हिस्ट्री में आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में अगर आप भारतीय इतिहास में आते हो तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री के लोग थे उसका कहना था कि भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था। भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान था। एक कल्हन नाम के इतिहासकार थे, कल्हन नाम के इतिहासकार थे जो कि एक किताब लिखते हैं राजतरंगिणी, और फर्स्ट टाइम ये सिस्टमेटिक टेक्स्ट लिखते हैं, वो भी इंडियन हिस्ट्री में। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत था कि वेस्टर्न लोगों का कि भारतीय लोगों को इतिहास लिखने नहीं आता है, चाहे इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं है, ये सब बिल्कुल गलत था। कल्हन हमारे इतिहासकार थे जो कि एक बुक लिखते हैं राजतरंगिणी फर्स्ट टाइम, और ये पहला ऐसा बुक था जो कि इंडियन हिस्ट्री में लिखा गया था। तो ये बात सच है कि भारतीयों को पहले से ही इतिहास लिखने की कला थी। अब यहाँ पे अपन लोग समझते हैं कि इतिहास का विभाजन की अगर बात करें तो 2 एरा में किया जाता है, यानी कि 2 एरा में किया जाता है। पहला बीसी और दूसरा एडी। बहुत सारे बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आती है कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे बेसिक में ही इसको ऐड किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी जो कि टाइम लाइन है, और बीच में यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिया है क्रिस्ट बॉर्न, यानी कि जीसस क्रिस्ट था जो कि एक क्रिश्चियन के भगवान होते हैं, उसके जन्म के पहले का जो टाइम लाइन लिया जाता है उसको बीसीई कहा जाता है, उसको यानी कि बिफोर क्रिस्ट एरा कहा जाता है। और उनके जन्म के बाद को एडी कहा जाता है, यानी कि एनो डोमिनो कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बीसीई में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी, 200 जो होता है 200 और 100 में आपको बस यही अंतर देखने को मिलेगा। 100 जो होगा वो नवीनतम होगा और 200 जो होगा वो पुराना होगा। लेकिन एडीई में 100 आपको पुराना टाइमलाइन काउंट किया जाता है और 200 नया टाइमलाइन काउंट किया जाता है। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि बीसीई मतलब घटते क्रम में चलता है और एडी हमेशा बढ़ते क्रम में चलता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण अगर आप देखेंगे तो पहले आता है प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को 2500 बीसी से 712 एडी में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। और मध्यकाल इतिहास को 712 एडी से 1757 एडी तक बांटा जाता है। और आधुनिक इतिहास का जो टाइमलाइन है वो 1757 एडी से 1949 एडी तक है।
उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का जो मेन चैप्टर है वो। हिस्ट्री में अपन लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि मैंने स्टोन एज से क्यों नहीं शुरुआत किया, तो स्टोन एज मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर देता हूँ आप लोगों का। को मैं स्टार्ट किया हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ और किसने किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूँ, खोज के बारे में बात करूँ, तो 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फर्स्ट टाइम चार्ल्स मैनसन के द्वारा बताया गया था। होप करता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और जो मैं स्ट्रक्चर में यहाँ पे नोट्स बनाया हूँ आप लोगों को इसी स्ट्रक्चर में पूरे नोट करते हुए जाना है। और मैं यहाँ पे पूरा इतिहास नहीं लिया हूँ, बस वही लिया हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जैक्ट यहीं से क्वेश्चन वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 1826 में फर्स्ट टाइम चार्ल्स मैनसन के द्वारा ये बताया गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ अवशेष है जहाँ पे खुदाई करना है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। तो चार्ल्स मैनसन जी का बात जो था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। उसके बाद आता है 1853 ईस्वी, और 1853 में फिर से कनिंघम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बताया जाता है कि कुछ ऐसा अवशेष है जो कोई पुराने सभ्यता का है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। उसके बाद फिर 3 साल बाद क्या होता है कि जब भारत में रेलवे बन रहा था तो 1856 का टाइम आ गया था और रेलवे का खुदाई चल रहा था लाहौर से कराची के बीच में। लाहौर से कराची के बीच में 1826 में रेलवे का खुदाई चल रहा था और उसी खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य देखने को मिला था और उसी साक्ष्य के बिहाफ पर ब्रिटिश सरकार का कान खड़े हुए और 1921 में खुदाई को चालू करवाया गया। और खुदाई को चालू करवाया गया जॉन मार्शल के गाइडेंस में और दयाराम साहनी उस खुदाई के हिस्सा थे और खुदाई कर रहे थे और चीफ लीडर भी थे दयाराम साहनी, और वही जॉन मार्शल का गाइडेंस था और दयाराम साहनी मेन आदमी थे जो कि वहाँ पे खुदाई कर रहे थे। और उसी खुदाई के दौरान 1921 ईस्वी में पहला साइट आपको सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त होता है और जिसका नाम दिया जाता है हड़प्पा। 1921 में पहला साइट प्राप्त होता है और जिसको नाम दिया जाता है हड़प्पा। उसके बाद क्या होता है कि 1922 ईस्वी आता है और 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी के द्वारा दूसरा साइट खोजा जाता है और उस साइट का नाम रखा जाता है मोहनजोदारो। 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोजा जाता है दूसरा साइट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ का खुदाई होता है तो उसको 2 तरह से किया जाता है, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल क्या माने ऐसे चलता है सीधा सीधा, और वर्टिकल अप टू डाउन चलता है। तो नीचे तक भी खुदाई किया जाता है और हॉरिजॉन्टल भी खुदाई किया जाता है ताकि हॉरिजॉन्टल भी साइट मिलते रहे और वर्टिकल भी साइट मिलते रहे। अब देखते हैं कि इसका काल विभाजन क्या है। तो फर्स्ट फेज को कहा जाता है प्री हड़प्पन फेज और इसका जो टाइमलाइन है वो 3500 BC से 2500 BC था। और दूसरा जो फेज था उसको कहा जाता है हड़प्पन पीरियड यानी कि हड़प्पा काल, और वो था 2500 BC से 1750 BC। और तीसरा जो फेज था उसको कहते हैं पोस्ट हड़प्पन साइट यानी कि उत्तर हड़प्पा काल, और ये 1750 BC से 1200 BC तक माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्री हड़प्पन साइट्स में कौन कौन से साइट हैं। तो पहला था अपने पास बनवाली, दूसरा था राखीगढ़ी और तीसरा था कालीबंगा। पहला था बनवाली, दूसरा था राखीगढ़ी और तीसरा था कालीबंगा। उसके बाद हड़प्पा के साइट में आते हैं तो पहला तो आपको यहाँ पे हड़प्पा दिख जाएगा, दूसरा मोहनजोदारो दिख जाएगा, तीसरा लोथल दिख जाएगा और चौथा यहाँ पे आपको धोलावीरा और सुरकोटदा आपको दिख जाएगा। तो आप लोग हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं पोस्ट हड़प्पा फेज में आपको दिखेगा सबसे पहले रंगपुर और रोजदी। और रंगपुर और रोजदी में ये चीज़ गौर करने वाली है कि ये दोनों साइट आपको गुजरात से मिला है। रंगपुर और रोजदी दोनों गुजरात से मिला हुआ साइट है। उसके बाद आता है भगवानपुर, उसके बाद आता है भगवानपुर, कालीबंगा, आलमगीरपुर और हुलास। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद आता है कि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना था कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाला लोग कौन थे।
तो बहुत सारे लोगों में ये संस्थापक के लिए बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ लोगों का कहना है कि मेडिटेरियन थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऑस्ट्रोलॉइड थे, और कुछ इतिहासकारों का कहना था कि मंगोलॉइड थे, और कुछ इतिहासकारों का कहना था कि अल्पाइन थे। यानी कि ये चारों मिलके सिंधु घाटी सभ्यता को बसाए थे। पहला मेडिटेरियन, दूसरा ऑस्ट्रोलॉइड और तीसरा मंगोलॉइड और चौथा अल्पाइन। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो द्रविड़ियन लोग थे, और द्रविड़ियन लोगों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया था। अब समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम है, ये नाम दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल के द्वारा ये नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता को कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी से मिला जितने भी ये साइट थे, जितने भी यहाँ पे जो भी साक्ष्य मिले थे वो सारे सिंधु घाटी से ही मिले थे। और दूसरा नाम है इसका हड़प्पा, और हड़प्पा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पहला जो स्थान मिला था वो हड़प्पा ही था, इसीलिए इसको हड़प्पा कहा गया। तीसरा भी नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का, और तीसरा मेहुला कहा जाता है। और मेहुला आपको मिला था मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन एक सभ्यता था और उसी मेसोपोटामिया से मेहुला शब्द मिला था। आगे चलते हैं, देखते हैं समकालीन सभ्यता क्या क्या थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस टाइम में सभ्यता थे उसके समकालीन में और कौन कौन से सभ्यता थे। तो यहाँ पे अपन लोग को 3 समकालीन सभ्यता देखने को मिलता है। पहला मिलता है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया इराक में है वर्तमान में, और ये दजला फरात नदी के किनारे था। दजला फरात नदी के किनारे था। कुछ मैं इंग्लिश में भी लिखा हूँ। और मेसोपोटामिया को कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया, और ये दजला फरात रिवर के किनारे है, दजला फरात नदी के किनारे है, जो कि इराक में है। दूसरा सभ्यता था इजिप्ट यानी कि मिस्र, और ये नील नदी के किनारे है, और नील नदी दुनिया का सबसे बड़ी नदी है। और तीसरा जो सभ्यता था वो था चीन, और चीन होंग हो नदी के किनारे बसा हुआ था। अब चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आखिर कौन कौन से देश तक था। तो 3 देशों तक आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। पहला तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आखिर भारत में कौन कौन से साइट मिले हैं, और पाकिस्तान में कौन कौन से साइट मिले हैं, और अफगानिस्तान में कौन कौन से साइट मिले हैं। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से आपको एक ही साइट मिला है मांडा मिला है। उसके बाद अपन लोग देखेंगे पंजाब, और पंजाब से एक साइट मिला है रोपर मिला है। उसके बाद अपन लोग चलते हैं हरियाणा में अगर आप देखोगे तो हरियाणा में आपको कुल मिला के 2 साइट मिले हैं, जैसे राखीगढ़ी और पनवाली हरियाणा से मिले हैं। फिर आ जाते हैं राजस्थान से आपको मिला है कालीबंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश से आपको मिला है आलमगीरपुर और हुलास। आगे चलते हैं तो फिर आता है गुजरात। तो गुजरात से अपने पास मिला है लोथल और सूरकोटदा, धोलावीरा, रंगपुर और देसलपुर। सबसे ज़्यादा अगर साइट भारत में कहीं से मिला है सिंधु घाटी का तो वो गुजरात से मिला है। पहला लोथल मिला है, सूरकोटदा मिला है, धोलावीरा मिला है, रंगपुर मिला है और देसलपुर मिला है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से आपको एक साइट मिला है जिसका नाम है दीमाबाद। आगे चलते हैं, और आगे अगर आप लोग चलोगे तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान से अपन लोग को मिला है हड़प्पा, और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है, और ज़िला जो है वो है मोंटागोमरी। ये चीज़ आप लोग पूरी तरह से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है वो किस ज़िले में स्थित है। तो मोंटागोमरी में स्थित है, और ये पाकिस्तान के पंजाब में है। और प्रेजेंट में इस मोंटागोमरी का नाम है सहीवाल, और ये जिस रिवर के किनारे हड़प्पा स्थित है वो है रावी नदी, यानी कि रावी नदी के किनारे आपको हड़प्पा है। रावी नदी के किनारे आपको हड़प्पा है, पाकिस्तान में है। और किस ज़िला में है तो मोंटागोमरी ज़िला में आपको हड़प्पा है। उसके बाद अपन लोग चलते हैं पाकिस्तान में, फिर मिलता है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान के सिंध में देखने के लिए मिलेगा। मोहनजोदड़ो और छुनहुदड़ो दोनों आपको पाकिस्तान के सिंध में देखने को मिलेगा। यहाँ पे है, दोनों आपको पाकिस्तान के सिंध में देखने को मिलेगा।
और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लारकाना डिस्ट्रिक्ट में है, पाकिस्तान के सिंध में लारकाना डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो नदी है इंडस, और इंडस को भी सिंधु नदी कहा जाता है, इंडस को भी सिंधु नदी कहा जाता है हिंदी में। तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो और छुनहुनरो कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध में है, लारकाना ज़िला में है और सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद आता है कोटदीजी और आमरी, और ये दोनों कोटदीजी और आमरी भी आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा। कोटदीजी और आमरी भी आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा, और ये भी आपको पाकिस्तान के सिंध में है और सिंधु नदी के किनारे है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ बेहतरीन करना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ठीक करूँगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में सारे कमेंट को, अगर आपके दिक्कत को लेके आपको उस चीज़ का उत्तर देने का कोशिश करूँगा। उसके बाद अपन लोग आ जाते हैं अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में आपको कुल मिला के 2 साइट मिलते हैं, मुंडी घक और सोर्टगई, मुंडी घक और सोर्टगई। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ अब चलते हैं। कुल क्षेत्रफल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए 1299 600 3-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, लेकिन आप लोग लगभग में 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर आप लोग याद रख सकते हैं। शेप यानी कि आकार क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो त्रिभुजाकार था। जब आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ अपन लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, क्या फैसिलिटी थी, सब कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बस आप लोग इतना समझिए कि आकार क्या था, तो त्रिभुजाकार था। उसके बाद में सबसे नवीनतम जो साइट खोजा गया है वो है सिनौली, और जो कि उत्तर प्रदेश में है, सिनौली जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक मैप बनाया हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे नॉर्थ में सिंधु घाटी का कौन सा साइट है, तो आप कहेंगे मांडा, और जम्मू कश्मीर में है, जो कि आज के भारत में है, और ये चेनाब नदी के किनारे है। उसके बाद अगर वहीं पे आपसे कोई पूछ दे कि सबसे साउथ में कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का साइट, तो आप बोलेंगे दीमाबाद है। अब आप क्या बोलेंगे कि दीमाबाद है, जो कि परवरा नदी के किनारे है, दीमाबाद जो कि परवरा नदी के किनारे है। और सबसे पूर्व में कौन सा है, तो आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, उसके बाद सबसे पश्चिम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, सुटकागेंदर है, जो कि दास्क रिवर के किनारे हैं, और ये बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में है।